बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSB 92 टीवी और प्रोग्राम है अकरम खान के साथ। नाजरीन, अकरम खान हर नए प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत से मिलवाते हैं और आज की शख्सियत हैं हारून मोहम्मद खान तरीन, जो मेंबर और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन FBI रहे हैं। आइए अकरम खान का इनसे लिया गया एक अहम इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। आज इस इंटरव्यू की दूसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। SSB 92 टीवी के प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान अकरम खान आपके सामने हाजिर है। जी नाजरीन, जैसे कि गुज़श्ता किस्त में मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम हारून मोहम्मद खान तरीन साहब से एक तफसीली इंटरव्यू कर रहे हैं और इनके होशरबा इंकशाफात जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी की बातें हम कर रहे हैं। तो मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए खान साहब से एक और सवाल करना चाहूँगा। खान साहब, ये बताइए कि ये जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की क्यों नहीं बढ़ रही? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक्सपोर्ट का में जो माल बनता है उसकी शर्त बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कम्पिटिटिव हों वर्ल्ड में। जो उस जैसी चीज़ें जहाँ बन रही हैं और फ़रोख्त हो रही हैं, तो आपकी जो तैयार करदा मसनूआत हैं उनकी कीमतें उनसे कुछ कम हों या बेहतर हों या आपकी क्वालिटी बेहतर हो। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि ये बिजली आपने इस कदर महंगी कर दी है, बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसको अगर एज एन इनपुट देखा जाए तो आप कभी भी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। कम्पिटिटिव प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज़ कम्पेयर टू चाइना, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ऐसी चीज़ श्रीलंका में तैयार हो रही है, इंडिया में तैयार हो रही है, आप कम्पीट नहीं कर सकते। मलेशिया से आप कम्पीट नहीं कर, बिकॉज उनकी इनपुट कॉस्ट कम है। आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है, बिजली एक मेजर इनपुट है। इसके साथ तो बिजली की कॉस्ट में तो अगर आप देखें आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगी होगी। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमारी, बिकॉज आपका सारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार होता है बिजली से, कारखाने चलते हैं, ठीक है। उसका एक इंग्रेडिएंट जो है नेचुरल गैस है जिस पे वो बनती हैं, लेकिन कारखाना तो बिजली से चलता है। वो बिजली जो है वो महंगी है, आपकी फर्टिलाइज़र महंगी है। आपके जो ज़िम्मेदार हैं, चूँकि आपका वाटर टेबल नीचे जा चुका है बहुत, उनको गहरे से गहरे ट्यूबवेल लगाने पड़ते हैं। वो हैवी ट्यूबवेल जब चलता है तो बिजली खाता है, बिजली उसकी एक इनपुट है बहुत हैवी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है जो प्रोडक्शन की। जी जी जी। तो कम्पीट नहीं कर सकते। आप जब कम्पीट नहीं कर सकते तो आप किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमें पाकिस्तान में डैम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए। डैम्स भी आप जब तक ये बिजली के ये मुआहदे रहेंगे तो बिजली की तो यही कॉस्ट रहेगी। आप डैम बना भी तो क्या इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रिव्यू नहीं कर सकते? नहीं, आपने ताबद कॉन्ट्रैक्ट किए और आपने उसके लिए सॉवरन गारंटीज दे दी हैं कि जी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत नहीं, रियासत पाकिस्तान इनकी जिम्मेदार है इनको लेने की। आप ज़रा, अब तो वो बड़े होशियार हो गए हैं, वो आपसे हर एग्रीमेंट जो है उस पर रियासत का वो कराते हैं। यानी वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो नहीं रिस्पॉन्सिबल होती, बल्कि रियासत पाकिस्तान होती है। रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार है, रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार है। और उसमें वो ऐसी आपसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रख लेते हैं जो आपकी जो एज कोलैटरल जी कि वो आप बेबस हैं, सही है, नहीं कर सकते। सही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब CPEC के बारे में बहुत एक बातें चलती हैं कि ये गेम चेंजर होगा। मैं नहीं समझता कि उसमें गेम चेंजर किन प्रोडक्ट्स पे, क्या प्रोडक्ट होगी जो आप इंडस्ट्रियल एरिया लगाएंगे, इंडस्ट्रियल जोन लगाएंगे, तो कौन सी प्रोडक्ट बना के आप देंगे इन बिजली के रेट्स पर। और आपका ये सर्कुलर डेट जो है ये कॉन्सिक्वेंशियल है, ये नतीजा है उन बिजली के रेट का कि जो आप रीपे ही नहीं कर सकते उनको। उन पे एक कैपेसिटी पेमेंट है। हाँ, मैंने अभी जिक्र किया है कि वो आप देखें ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इस किस्म के यानी मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ किए गए ऐसे मुआहदे वल्लाह आलम किस तरह किए गए। क्योंकि एक तो ये भी है यहाँ पे कि यहाँ आपको देखें जो सरकारी अफसरान हैं वो पढ़ते नहीं हैं। वो मुआहदा 600-700 सफ़े का होता है, वो 600-700 सफ़े वो कोई नहीं पढ़ता। उन्होंने अपने वकील रखे होते हैं, उन्होंने आउटसोर्स किया होता है, वो वकील उनके ज़िम्मेदार होते हैं, उनका पढ़ के सारी चीज़ करते हैं। आपके यहाँ तो आउटसोर्सिंग नहीं है, आपके तो खुद अफसर पढ़ने हैं, खुद जॉइंट सेक्रेटरी जो है उसने पढ़ने हैं या डिप्टी सेक्रेटरी ने खुद उस चीज़ को पढ़ना है। अगर उसने नहीं पढ़ना तो सेक्शन अफसर ने तो पढ़ना ही है ना, वो नहीं पढ़ते। तो सरसरी देखा कहा ठीक है जी, ठीक। हाँ।
वो ये चीज़ें जो हैं ये अच्छा तरीन साहब, मैं नाज़रीन की ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये बताइए कि मौजूदा गवर्नमेंट भी तो बड़े वादे वईद कर रही है कि वो पब्लिक की बेहतरी के लिए काम करेगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगी, तो आप क्या समझते हैं कि जिस सेटअप में ये प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, तो क्या ये एट द एंड ऑफ द डे क्या हमारे लिए कुछ डिलीवर कर सकेंगे? देखें, एक बात तो तय है कि कम से कम वज़ीर आज़म और उनकी जो बहुत करीबी टीम है सियासतदानों की, वो दयानतदार है। ये इस हद तक तो बात सही है। बाकी एक दयानतदारी है और एक होती है प्रोफेशनलिज्म। वो तो इनको तो जरबा नहीं था। और कुलियतन इन्हिसार जो है वो ब्यूरोक्रेट्स पे है। और ब्यूरोक्रेट्स तो वो हैं कि जो वो कपड़ा, वो आपने वो सुनी है ना, वो बादशाह नंगा था वाली कहानी? नहीं सुनी? मैं सुना जी, सुनाइए प्लीज़। देखें, एक बादशाह था तो उसके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा जनाब हम ऐसा कपड़ा बुनते हैं जो सिर्फ अक्लमंदों को दिखाई देता है, जो बेवकूफ़ हैं वो उस कपड़े को नहीं देख सकते। तो बादशाह ने कहा वो कपड़ा बनाएं फिर आप। तो उन्होंने वो कपड़ा, वो बादशाह से कुछ रकम एडवांस ले ली, सोने चांदी की शर्फियाँ और दरहम दिनार ले लिए और वो बनाना प्रोडक्शन शुरू कर दी। अब खाली खड्डी चल रही है। बादशाह सलामत गए देखने वहाँ पे, तो खाली खड्डी पे ऐसे ही आगे पीछे कर रहा है। तो बादशाह ने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है लेकिन अगर मैंने कहा कि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बेवकूफ़। तो मैंने कहा वाह वाह कितना अच्छा कपड़ा है। वज़ीर से पूछा आप बताएं भाई। तो उसने वज़ीर ने कहा अगर मैंने कहा खाली खड्डी चल रही है तो मैं बेवकूफ़ अभी बरतरफ कर दिया जाऊँगा। बादशाह को तो नज़र आ रहा है कपड़ा। तो उसने कहा जनाब इसके रंग तो देखें आप कैसे। उसके बाद वो तीसरे से पूछा, चौथे से सबने तायद की जी कपड़ा बहुत अच्छा है। अब बादशाह चुप था दिल में कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, इनको तो नज़र आ रहा है सबको। कपड़ा बन गया। उसने कहा जी, अब उन्होंने कहा जी इसकी पोशाक बनाते हैं आपकी, आप इस पोशाक को पहने और जुलूस वाले दिन आप सड़कों पे ये पोशाक पहन के चलें। तो वो पोशाक तैयार हो गई। अब बादशाह सलामत सिलने देखने गए तो उन्होंने कहा जी कि आप ओढ़ा के दिखाते हैं, ओढ़ के देखें कितनी अच्छी फॉल है। अब सारे वज़ीर जो है तायद कर रहे हैं जनाब बहुत अच्छी फॉल है इसकी, तो बहुत उम्दा है ये, बहुत अच्छा कपड़ा ही, इतना इसमें शिकन ही नहीं पड़ रही कहीं, कपड़ा बगैर शिकन के इतना कमाल है। और रंग तो देखें इसके। तो जुलूस वाला दिन आया, बादशाह सलामत ने तमाम कपड़े उतारे और वो एक नाम नेहाद पोशाक ओढ़ ली और चलने लग गए। अब सारे तारीफ़ कर रहे हैं और सारा शहर भी सड़कों के किनारे खड़ा है और खामोश है कि जी ये नई पोशाक है, नई पोशाक है और अक्लमंदों को नज़र आती है। अब जो बोले कहे गए तो कपड़े तो नहीं है, कुछ नहीं पहना हुआ बादशाह ने, तो वो बेवकूफ़ ठहरे। कौन अपने आप को बेवकूफ़ कहता है? बाकियों को तो नज़र आ रहा है, तारीफ कर रहे हैं। तो वो 6-7 बरस का एक बच्चा खड़ा था, उसने कहा अरे बादशाह तो नंगा है तो जब बादशाह ने रियलाइज़ किया कि ये तो मुझे बेवकूफ़ बना गए हैं। अब ये पुरानी कहानी है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये वो कपड़ा बुन रहे हैं जो सिर्फ अक्लमंदों को नज़र आता है। ये कोई नहीं, आप देखें, आपने पुराने ब्यूरोक्रेट निकाले, वो पुराना उसको निकाल के आपने ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम की इस्लाह पे लगा दिया। वो क्या इस्लाह करेंगे? वही चीज़ उसने दोबारा बना के दे दी। देखें ना, अंग्रेज़ के निज़ाम को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, अंग्रेज़ के निज़ाम को छोड़ दें, उन्होंने वो कॉलोनियल पावर थी, ये आप कॉलोनियल नहीं है, आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक स्टेट को भी अगर आप नहीं गिनते तो आप एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक कंट्री हैं, आपको वो सिस्टम नहीं चाहिए। अच्छा खान साहब, आपकी बात को बढ़ाते हुए, चूँकि आपका भी ताल्लुक़ FBR से रहा, मेरा भी ताल्लुक़ FBR से रहा, मैंने कुछ दिनों से नोट किया कि FBR के अफसरान में अब वो वल्वला नहीं रहा काम करने का। ये जो पिछले दिनों अहकामात जारी किए गए हैं कि ब्यूरोक्रेसी में लोगों को निकाल दिया जाएगा और कुछ कोई युद्धो ज़वाबत आयद कर दिए गए हैं, वो उसका क्या आपके हल है? देखें, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे लगाया मेंबर ऑडिट। जी, मेंबर ऑडिट लगाया तो ऑडिट जो था वो मुल्क में बंद था। ऑडिट झगड़े हो जाते थे और लोगों ने हाई कोर्ट में रिटें की थी और बंद हो गया, तो ऑडिट 8-9 बरस से बंद था। जी, मैंने बनते ही मैंने कहा कि वो ऑडिट बंद था, वो स्टे अगर थे वो उन सालों से मुताल्लिक थे। इनकम टैक्स हर साल का अलग होता है, आप ऑडिट शुरू करें। हमने एक ऑडिट पॉलिसी बनाई, एक हर जो पहले वाले जो सुकम थे ना वो सारे निमटा के ऑडिट शुरू कराया। ऑडिट शुरू कराया तो एक साल में जो
मुझसे पहले कभी नहीं हुआ और मेरे बाद भी फिर कभी नहीं हुआ। मैंने एक ही साल में जो 90% केस सिलेक्ट हुए थे, 100% सेलेक्ट हुए, तो उनमें से 90% का ऑडिट मुकम्मल करा दिया। तो ये रिकॉर्ड था। कोई कहीं कभी तारीख में नहीं हुआ, FBI की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अगले साल चले जाता है काम, पेंडिंग हो जाता है। 10% हम भी नहीं कर सके, लेकिन 10% वो थे जो अगर आपका केस निकला है इस्लामाबाद में तो आपकी फाइल पड़ी है कराची में, इसलिए नहीं हो सके। 10% वो केसेस आउट ऑफ जुरिसडिक्शन। एनीवे वो कर लिया। अब ये सारे सिलसिले में मैंने ये काम भी शुरू किया कि मैंने कहा रैंडमली मैं टिक करता था कि ये और ये केसेस जो है ना फाइलें मुझे भेज दी जाए, जिनमें ऑर्डर कर दिए हैं मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। एक साहब ने किसी कंपनी का ऑडिट किया था और एक ही सफ़े पे 3 पैरों में वो ऑडिट की रिपोर्ट उन्होंने वो मतलब ऑर्डर पास कर दिया था और ओके कर दिया था। मैंने उस वक्त के जो चेयरमैन थे मोहतरम, उनको मैंने लिखा, मैंने कहा इसको अभी चार्जशीट कर दें फौरी तौर पे, क्योंकि ये आदमी सिवाय इसके कि इसने पैसे लेके ये काम किया है, वरना कंपनी का ऑडिट हो और 3 पैराग्राफ जो एक ही पहले ही सफ़े पे ख़त्म हो गए, 6-6 सत्रों के पैराग्राफ, ज़्यादा 20 सत्रें में उसने फैसला लिख दिया था कि ठीक है। तो इसने कुछ नहीं किया, इसको चार्जशीट कर दें अभी। उसी दिन एक बंदे का मैंने फ़ैसला पढ़ा जो उसने बड़ा एक समझदारी से फ़ैसला लिखा था, बहुत उम्दा फ़ैसला था। मैंने लिखा है इसको 6 महीने की सैलरी अभी रिवॉर्ड दे दी जाए आज ही। चेयरमैन दे सकता है रिवॉर्ड, जी 6 मंथ सैलरी इसको दे दें आज ही, कि इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि इसने गवर्नमेंट के लिए इतना काम किया है, इसने कंसीलमेंट पकड़ लिया है ऑडिट में। चेयरमैन साहब ने ना तो उसको चार्जशीट किया, ना उस बंदे को रिवॉर्ड दिया, और कोई 2-3 हफ्तों के बाद किसी मीटिंग में चेयरमैन साहब ने फरमाया मैं तो रोज़ की रोज़ फाइलें निकाल लेता हूँ। बोर्ड एंड काउंसिल थी, मैं भी बैठा था। मैंने कहा ऐसे ना कहें। अब ये किसी की ज़रूरत नहीं होती थी चेयरमैन को इस तरह कहने की। मैंने कहा ये आप ना कहें। तो उन्होंने कहा कि जी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने 3 हफ्ते या महीना पहले आपको लिखा था कि इस आदमी को चार्जशीट कर दें, आपने नहीं किया। मैंने कहा आपको मेंबर से ज़्यादा कोई और आदमी भी बड़ा है जो आपको कहेगा कि इस आदमी को चार्जशीट कर दें। मैं जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, अगर कोई वो लॉ जाता है लिटिगेशन में, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, मैंने इन राइटिंग आपको कहा इसको चार्जशीट करें, आपने नहीं किया। फिर मैंने कहा दूसरे आदमी का मैंने लिखा कि इसको रिवॉर्ड दे दें, आपने किया, आपने, मैंने कहा नहीं दिया। अब उन्होंने पूछा हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताएं वो अपने हिस्से को। तो सर मैं देखता हूँ फाइलें हैं, इधर ही हैं, उधर ही हैं, इधर ही हैं। मेरा मतलब है कि फाइलें क्या, वो जो जहाँ करप्शन खाती है वो चीज़ें तो आपको तबाही आपकी तो वहाँ हो रही है। ये जो सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स अच्छी हैं, मगर ये सिर्फ आपने स्टिक दिखाई है उनको। आप ये भी तो कहें ना कि जी जो असिस्टेंट कमिश्नर या ये ज़्यादातर तो ये डिविजनल जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, ये जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अपना नाम उन्होंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो इंडिया को देखते रहते हैं। हाँ। जो इंडिया में नाम हो जाए वो कहते हैं हमारा भी वही कर दो, हमारे माई बाप उधर हैं। तो एनीवे वो जो नाम कर दिया है, अगर आप उनको सजा सरजनिश देना चाहते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी तो दें। कहें जी ये असिस्टेंट कमिश्नर जो है आउट ऑफ टर्न डिप्टी कमिश्नर लगेगा, अगर इसने इतना अच्छा काम किया, इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, इतने केसेस एडजुडिकेट किए, जो भी है, इतना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया, वी विल प्रमोट हिम इमीडिएटली, या इसको हम 2 साल की सैलरी रिवॉर्ड देंगे। वो तो आपने नहीं दिया। आप कहते हैं जी काम नहीं करोगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है वो तो निकाल दो। अच्छा खान साहब, आपने कुछ, चूँकि आप मेंबर, चूँकि मैंने देखा है आपको, आप SA2 चेयरमैन भी रहे, मेंबर ऑडिट भी रहे, मेंबर विद होल्डिंग भी रहे, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस भी रहे, और भी मुख्तलिफ, हत्ता कि आप वो हमारे ट्रिब्यूनल के जज भी रहे जिसको हम मेंबर कहते हैं, तो आप वो भी रहे। तो आप क्या समझते हैं कि ऑफिसर्स का मोराल बुलंद करने के लिए क्या किया जाए? क्या कोई एवोल्यूशन का कोई ऐसा परफॉर्मा बना जाए कि अब मैंने ये देखा सर, आजकल 111 की जो एडिशंस होती हैं, यानी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं या उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उसको चेक करने का या उसकी असेसमेंट का कोई अभी तक मुझे ह्यू एंड क्राई नज़र नहीं आया, क्योंकि जब तक आप डिटेरेंस नहीं शो करेंगे उस वक्त तक आप कैसे लोगों को पकड़ेंगे या रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करेंगे? खान साहब, मैं जो टैक्स का लॉ है ना, जिस दिन मैं रिटायर हुआ हूँ वो तो मैंने एक तरफ रख दिया। तो मैंने कहा मैंने इस पर ना देखना है ना मैंने प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने काम करना था मैंने कर दिया, अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी। सो वो तो मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकता, या मैं लाइल्म मुझे समझ लीजिए कि जी अब ये क्या हो रहा है और किस तरह होना चाहिए। मैं आपको मैनेजमेंट की ये बात बताता हूँ कि देखिए मैनेजमेंट ये है, एक जो हमारे यहाँ क्रेडिट खुद लेने की
बड़ी ख्वाहिश है लोगों में कि जो काम हो ना उसका क्रेडिट डायरेक्टर जनरल ले। डायरेक्टर जनरल, ठीक है, अगर किसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने कोई चीज़ पकड़ी है तो डायरेक्टर जनरल। और आप ये देखेंगे अक्सर अखबार में खबर आती है कि जी वो कस्टम की आया करती थी खबरें इस किस्म की कि डायरेक्टर जनरल ने मोतबर ज़राए से इतला मिलने पर छापा मारा। वो छापा तो मकामी उस पर किसी ने मारा होगा, हाँ, डायरेक्टर जनरल को तो खबर भी नहीं होगी, मतलब उसको अगले दिन पता लगा होगा कि ये हो गया। मगर वो तोरा उसके सर बांधते थे कि हमने नहीं। जी जी, ठीक है। यहाँ वो किस्सा आ जाता है कि वो शेर वाला लोमड़ी और उसके वाला चूहे वाला तो उनका कौन खाएगा वाला, वो आप जानते हैं किस्सा। सही बात, सही है। तो इसमें जो मैनेजमेंट के अच्छे तरीका ये है कि जहाँ क्रेडिट है वहाँ दें। अगर असिस्टेंट कमिश्नर ने अच्छा काम किया है या आप एडिशनल डायरेक्टर थे, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको एक्नॉलेज करें, आपके डायरेक्टर को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है। कहें कि जनाब इस ऑफिसर ने ये अच्छा काम किया है और आपके साथ खड़े हों। यहाँ ये होता है कि एक बरखुरदार था नौजवान, उसने, मैं पोस्टेड था तो ग्रेड 18 में या 17 में था, किसी का केस था और उसकी गिरफ्तारी बनती थी। सेल्स टैक्स इवेजन का केस था और उस शख्स की गिरफ्तारी बनती थी, लेकिन मुझसे पूछे बगैर उसको जाके गिरफ्तार कर लिया। मुझे डायरेक्टर साहब का टेलीफोन आया कि वो तो गिरफ्तार कर लिया, वो काफ़ी हंगामा हो गया, हड़ताल हो गई, ये हो गया वो। मैंने कहा स्टैंड बाय हिम यार, अपना अफसर है, उसके साथ खड़े हो। कानूनन गिरफ्तारी बनती थी? उन्होंने कहा बनती थी। मैंने कहा मैंने कहो कि मैंने ऑथोराइज़ किया था, बस बात ख़त्म। मैं आई स्टैंड बाय माय ऑफिसर, क्योंकि कानूनन गिरफ्तारी बनती थी। ठीक है, उसने हमें बताया नहीं, पूछता नहीं, हमें पूछा नहीं, पूछ लेता तो बेहतर था। मुमकिन हम आज गिरफ्तार न करवाते, उसको मौका दे देते, लेकिन अब कर लिया तो फिर नाउ वी आर गोइंग टू स्टैंड बाय आवर ऑफिसर, हम अपने अफसर के साथ खड़े होंगे। यहाँ पे दिक्कत यह है कि वो तो आपको मैंने वो किस्सा सुनाया ना, जब मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ तो उनके चेहरे खिल उठे। हाँ, मतलब मुझे शिकार हाथ आ गया, ये इसको कुर्बानी का बकरा बनाओ और कहो कि इसने किया है। ये नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ के जिम्मेदारी लें कि मुझसे आप बात करें। अच्छा खान साहब, यहाँ आपकी बातों से एक और मैं चाह रहा था, जब एक ऑफिसर का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा MBA का लेवल है, या उसने एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी इंजीनियरिंग में कुछ किया, तो क्या वो कंपेटेबिलिटी उसकी एक FCA के बराबर हो सकती है? जब वो अकाउंट्स को चेक करेगा या उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस को जज करेगा, तो क्या वो उसका लेवल वो बनेगा? क्या आप CSP अफसरान को इतना उस इदराक हो चुका होता है कि आप उनकी गलतियों को पकड़ सकते हैं, या उसी लेवल के अफसर को आप अक्रॉस दी बोर्ड यानी टेबल के साइड पे भी बिठाएं, फिर वो उससे सवाल करे कि भाई तुमने यहाँ गलतियाँ की हैं? अच्छा, मैं एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ जी, मुलाजमत से पहले का जी, 1973 या 74 का वाक़या। मैं नया स्कूल से मतलब O लेवल करके आया था, वो रिटर्न फाइल करनी थी और कोई बैलेंस शीट मिल नहीं रही थी या कुछ इस किस्म का गड़बड़ थी। वो कैश इंट्रोड्यूस हुआ था उस साल किताबों में। अब वो मैंने कहा, मैं सोचा देखें उस ज़माने में मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा कुछ छोटी गलती जो है ना सामने जाहिर कर दो, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। वो कोई मिस्टेक दानिस्ता हमने टोटलिंग एरर बना के हम ले गए, वहाँ पे जमा करा दिया, होता तो सेल्फ असेसमेंट होती। जी। बारी आई तो आ गए, हाँ पकड़ लिया, वो जो मेन चीज़ थी वो रह गई। ओहो। और वो जो थे ना, उन्होंने वो हमारी छोटी गलती पकड़ के 100, 200, 500 के टोटल का फ़र्क जो था वो उस पर टैक्स लगा दिया, भाई लगा दो। तो जो असल चीज़ थी, मैंने उससे ये देखा कि मैंने कहा कि जो अकाउंटेंट बनाता है वो आपकी तवज्जो भी डाइवर्ट करता है, आपकी तवज्जो डाइवर्ट करता है, इस तरह से भी कर देता है कि जो मेजर उसका कोई एरर होता है वो सामने ना आए, और कोई छोटा एरर सामने रख दिया जिसमें अफसर नफीस का। हाँ, अब मेरे तो तजर्बा बिजनेस बनाने का भी था, देखने का भी था, अकाउंट्स का भी था, मेरा तो एक फ़र्क था। लेकिन जो हमें अकाउंट्स पढ़ाते थे, कमर साहब थे जब हम डायरेक्टरेट में थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बड़ी अरखरेजी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाते थे। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने सही एक दफ़ा उनसे अकाउंट्स पढ़े हों तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो बनाया है ना, पकड़ने वाला तो आसान काम होता है, बनाना मुश्किल है, टोटल मिलाने, चीज़ करनी, उसको देख के अगले की बनी हुई चीज़ में नुक्स निकालना तो बहुत आसान है, खाना पकाना मुश्किल है। जी सही बात। जब उसको आप खा रहे हैं, चख रहे हैं, तो उसमें नुक्स निकालना तो बहुत आसान है।
खान साहब, हमने बड़ी स्किल गुफ्तगू की। अब ज़रा थोड़ा सा आपकी तवज्जो मैं चाहता हूँ कि आपकी मैंने कुछ पेंटिंग्स देखी हैं, तो ये क्या पेंटिंग्स आपके जो ड्राइंग रूम में लगी हुई हैं, ये आपकी बनी हुई हैं या नहीं, वो ये है कि जी मेरी अहलिया भी आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करती हैं। ये पेंटिंग जो है ये उन्होंने बनाई है, और मेरी जो बड़ी बेटी हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, वो बड़ी पार एक्सीलेंस आर्टिस्ट हैं। उनका जो था वो ओ लेवल में पाकिस्तान डिस्टिंक्शन थी आर्ट में, और ए लेवल में वर्ल्ड डिस्टिंक्शन थी आर्ट में। यानी ए लेवल में वर्ल्ड में उनसे ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं थे आर्ट में पूरी दुनिया में। ये जो बेटी ने बनाई है, ये कौन सी क्लास में उन्होंने बनाई थी? ये उसका जी ओ लेवल का काम है। अच्छा। ओ लेवल का 2008 में ओ लेवल में थी, ओ लेवल का ये काम है, और ये पेंसिल वर्क है। तो ये उसने बनाई थी। फिर बाद में उसने मास्टर्स किया न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट से वहाँ पे, और फिर उसमें भी उसको जो है वो स्कॉलरशिप मिली। ये तो बहुत ही माहिराना किस्म की पेंटिंग है सर, माशाल्लाह। गुड। अच्छा खान साहब, आपसे एक दफ़ा जिक्र हुआ तो आप कह रहे थे कि मैंने एक किताब भी अपनी यादाश्तों पे लिखी है। वो खान साहब मैं अभी मुरतब कर रहा हूँ, मैंने बहुत हद तक तो मुरतब कर ली है, मगर वो ऐसी है कि वो जो यादाश्तें होती हैं ना, वो आपके लिए तो यादाश्तें हैं, उसमें कुछ आपके लिए ना खुशगवार यादाश्तें होती हैं, कुछ खुशगवार यादाश्तें हैं। और उसमें फिर एक पहलू ये आ जाता है कि अगर आप उन यादाश्तों को लिखें तो बहुत से अहबाब को नागवार गुजरती हैं। उसमें मैं किसी की ज़ाती जो ज़िंदगी के अगर कोई ऐब हैं वो तो नहीं उछालता, लेकिन मैं समझता हूँ कि करप्शन के जो ऐब हैं वो वाज़े करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए कि देखें उसका इम्पेक्ट मुल्क के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। जी 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 जी। बाकी किसी का निजी का मामला जो है, शराब पीते हैं, कोई और उनके सिलसिले हैं, तो मेरा उससे क्या गर्ज है, वो करे जो भी करता है। अगर अपनी तनख्वाह में करता है तो बड़ी अच्छी बात है, करे। लेकिन अगर करप्शन करके करता है और फिर पकड़ा जाता है तो आप जानते हैं। देखें, मुझे ज़िंदगी में बड़ी इंक्वायरी मौक़ों पर इंक्वायरी अफसर बनाया गया। बहुत से केसेस में कई कमिश्नरों की इंक्वायरियाँ मुझे दी गई। मुझे टी डैप की इंक्वायरी मुझे दी, नवाज़ शरीफ ने ऑथोराइज अफसर लगाया बल्कि उसमें, कि मैंने इंक्वायरी करवा के और रिपोर्ट दी कि ये काम करें। फिर जो था EOBI की मशहूर इंक्वायरी थी, वो मैंने की। वो मेरी रिकमेंडेशंस के मुताबिक ही फिर प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए, जो मैंने रिकमेंड किया उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर्स की इंक्वायरी थी, तो उसमें अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना था। तो नवाज शरीफ साहब ने मेरे कहने पे ही जो मैंने कहा इन्होंने वो किया। लेकिन ये है कि ये इस दौर में इन इंक्वायरियों का जो मैं अहवाल हैं वो आपको किसी बाद में किसी और प्रोग्राम में सुना दूंगा, वो बहुत तफसीली। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे हुक्मरानों की करप्शन आपने क्या वाकई देखी कि उन्होंने IPVs में या शुगर सेक्टर में या कॉटन में या किसी और जो भी फील्ड्स हैं हमारे बिजनेस के, वो क्या वाकई उन लोग इन्वॉल्व थे उन बिजनेसेस में, या जो उन्होंने महल बनाए या बिल्डिंगें बनाई या कारखाने लगाए? देखें, अब ये जो है ना, उनका सच तो मैं किसी का इंक्वायरी ऑफिसर नहीं रहा। शुरू में मुझे, जब मैं एहतसाब ब्यूरो में था, तो मुझे इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी और बेगम भुट्टो के एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज का रेफरेंस मेरे हवाले कर दिया। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा मैं आपको इसी तैयार कर देता हूँ, मगर मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ, लॉ नहीं किया हुआ मैं, और ना मेरा तजुर्बा है, आप मुझसे ये ना बनवाएं। ये मैं ड्राफ्टिंग कर देता हूँ, मगर किसी FIA के इंस्पेक्टर को या किसी उस बंदे को रखें जो ये कानून की ये डिटेल समझता हो कि क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है, कोर्ट में विटनेस कैसे प्रोड्यूस करना है। मैं तो ये नहीं जानता काम, और ना मैंने किया। तो वो एक JS थे, अब उनका इंतकाल हो गया है, वो इसरार करें कि नहीं तुम ही ये प्रोड्यूस करोगे वहाँ पे, तुम ही ये बनाओ। अच्छा ठीक है, बना देते हैं, बना दिया। उसमें एक जगह पे ये आया लिखा हुआ कि जो बैरून मुल्क से डॉक्यूमेंट्स लाए थे सैफुर रहमान, और ये जो ये डॉक्यूमेंट्स का लिखा हुआ है, लिखवाया इन्होंने कि ये मैं
हारून तरीन प्रोड्यूस करेगा अदालत में। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो आप लाए हैं, मुझे क्या पता आप कहाँ से लाए हैं, डॉक्यूमेंट्स तो आप लाए हैं, आप ये प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने कहा नहीं ये तो करने पड़ेंगे। अब ये चीज़ ऐसी थी कि मैं नहीं मानता, क्योंकि अदालत में देखा ना जज तो एविडेंस मांगता है, एविडेंस मांगेगा और पूछेगा एविडेंस प्रोड्यूस कैसे आई है, कैसे आई है, तो मुझे तो नहीं जानता, तो केस ही खत्म हो जाता। और वो दानिस्ता ये करा रहे थे। अब यहाँ पे आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ कि उस ज़माने में वो प्लास्टिक की फ्लॉपी होती थी, सही है, उसमें उन्होंने मुझसे ये लिखवाया और टाइप अपने स्टेनो से करवाया कि ये जो है मैं हारून एम के तरीन ये अदालत में प्रोड्यूस करूँगा, और मुझे फ्लॉपी दी कि इसको ले जाओ और वहाँ इसके प्रिंट निकालो और लॉ डिवीजन में ले जाओ और वहाँ से ओके वेट करा के लाओ। मैंने ला के उसको कंप्यूटर में लगाया और उसको खोला, और जहाँ पे वो लिखा था ना कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, वहाँ लिखा कि ये मिस्टर सो एंड सो जो जेएस था ये प्रोड्यूस करेगा। वो सारे मजमून चेंज कर दिए मैंने, जहाँ जहाँ उसका जिक्र था कि ये मैं प्रोड्यूस करूँगा, मैं दिखाऊँगा, वहाँ चेंज किया मैंने कि ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद उसका प्रिंट निकाला, उसको सेव किया, प्रिंट निकाला, 3 वॉल्यूम बनाए इतने मोटे, वो लेके मैं लॉ डिवीजन में चला गया। लॉ डिवीजन में मैं पहले जाता रहता था वेटिंग कराने के लिए FBR के SROs, तो मेरे वाकिफ़ थे वो, तो वो मैं नाम नहीं लूँगा, एडिशनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ले मोहतरीन साहब तुसी वेख लिया है ना, मैं क्या हाँ जी वेख लिया है, वो ठीक है ना, मैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और लो जी फिर ओके। उन्होंने ओके कर दिया, एक दूसरे जज को था उन्होंने भी ओके कर दिया, वो कोई वहाँ रिटायर्ड जज थे उन्होंने भी ओके कर दिया, सब ओके। वो ला के अब मुझे हुक्म हुआ जाओ लाहौर हाई कोर्ट में इसको फाइल करो, वहाँ उस वक्त एहतसाब बेंच हाई कोर्ट में था जी। मैंने वो जौहर के लाहौर जाके वो फाइल कर दिए। तो अब वो अब आप देखें पढ़ा किसी ने नहीं, ठीक है। और एक साहब थे जो वकील थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रिटायर हुए हैं, वो भी वहाँ थे। उनको ये जॉइंट सेक्रेटरी ओए ओए करके बुलाता था, वो छोटे वकील थे, बहुत पुरतकब्बर साहब थे। तो अदालत में वो हो गए, फाइल हो गए, उसके 15-20 दिन के बाद पेशी लग गई। फर्स्ट रेफरेंस फाइल वो हुआ था अगेंस्ट दीज। वो जब पेशी लगी तो मुझे भी ज़ाहिर जाना था, मैं आइयो था। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझे तो कोई नहीं जानता था, मैं बैठा हूँ वहाँ, वो मोहतरमा बेनज़ीर तशरीफ लाई वो आगे बैठ गई, 2 सीटें छोड़ के अहमद सादिक बैठा था, और अहमद सादिक बैठा था वहाँ बैठा हुआ, वहाँ मेरे ईयर शॉट में उनको गालियाँ निकाल रहा था कि आई है इस तरह, वो इग्नोर कर रही थी। हालांकि अहमद सादिक उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा था, मगर अब गवर्नमेंट से मिल गया था, नहीं नवाज शरीफ गवर्नमेंट से। तो वो अब वो ओके हेयरिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फलाने हैं। तो अच्छा मिस्टर वो कहाँ हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। वो तो पीछे बैठा था आराम से, वो एकदम खड़ा हुआ। उन्होंने कहा हाँ जी आप ये लाए थे बाहर से डॉक्यूमेंट्स। तो जो गवर्नमेंट के वकील थे वो तो उनको समझ था ये क्या, इसने तो नहीं कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जी वो एडजर्नमेंट मांगी किसी एक्सक्यूज़ पे कि मेरा जैसे नहीं होता कोई बहुत ही लफ्ज़ी से एक्सक्यूज़ पे उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी हो, जज ने एडजर्नमेंट दे दी, ऑनरेबल जज ने, वो एडजर्नमेंट हो गई, वो आ गए। अब जनाब मुझे बुलाया गया वहाँ, वो माल रोड पे दफ्तर था उन वकील साहब का। तो शाम को 5 बजे मैं पहुँचा वहाँ, 6 बजे। अब जनाब ये सारे बैठे हैं मेज़ के इर्द गिर्द, और सबके जो चेहरे हैं ना वो इस तरह मेज़ पे ठोड़ियाँ लगी हुई हैं, और चेहरे लटके हुए हैं, इतने लंबे लटके हुए हैं कि ठोड़ियाँ मेज़ को छू रही हैं। क्या की लिखे? मैं क्या, इज दिस नॉट द फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है, आप नहीं लाए। नहीं मगर हमने तो वो अप्रूव किया था। मैं कहा किसने अप्रूव किया था? लॉ डिवीजन ने तो ये अप्रूव किया। मुझे क्या कह सकते थे? अच्छा अब कहें कि जी कोशिश ये करें कि जी वहाँ से ना सारी हाई कोर्ट में जितनी कापियाँ सारी निकलवाते हैं। आप मेरे सामने बैठा मंसूबा बन रहा था ये, और सारी कापियाँ रिप्लेस करके ना जो चेंज कराते हैं उन्होंने ये। मैंने कहा अव्वल तो मैं दस्तखत नहीं करूँगा, क्योंकि हर पेज पे मैंने साइन ओरिजिनल किए थे, इनिशियल किए थे, क्योंकि वो कोई काफ़ी सारे 32,000-33,000 पेज बन गया था, 32-33,000 जिस पे मैंने इनिशियल किए थे। मैंने कहा मैं तो इनिशियल नहीं करूँगा ओरिजिनल, एक बात। लेकिन इनके वकील ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, कौन चेंज कर सकता है, ये इसकी कापियाँ हर एक के पास चली गई हैं, इसकी कापियाँ प्रेस के पास हैं, और खुद इस पार्टी को जब रेफरेंस फाइल हुआ है उनको कापियाँ दी गई हैं, आप कैसे चेंज कर सकते हैं, किसने आपको ये मत दी है? मतलब ये गवर्नमेंट के लॉयर का एक अच्छा आर्गूमेंट था। और उसने
अच्छे तरीके से बात की। उसके बाद जनाब इन्होंने वो रेफरेंस जो है उसको कालीन के नीचे दबा दिया, एंड इन ड्यू कोर्स वो ख़त्म हो गए रेफरेंस। मेरे वाला रेफरेंस जो था एक जरदारी साहब वाला, वो टिकारा क्योंकि वो ड्राफ्टिंग तो बड़ा अच्छा था, ड्राफ्टिंग तो ठीक की थी, कानून तो सही बताया थे सारे कि ये ज़्यादा है, ये वो ज़्यादा है। वो फिर बाद में इन्होंने एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करके, जब आप सप्लीमेंट्री फाइल करते हैं तो ओरिजिनल ख़त्म हो गया। जी। वो किसी से सप्लीमेंट्री फाइल करके उसको फिर कहा जी विटनेस स्टेटस नहीं है, चलो। अच्छा खान साहब, ये वो मैं बताना ये चाहता कि लोग देखते पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, उसमें मुल्क का मफाद का नुकसान हो जाता है। खान साहब, आपकी बातें इतनी होशरुबा हैं और इतनी दिलचस्प हैं कि दिल करता है कि ये हिस्ट्री को, तो मैं एक तो दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी किताब को एक तो बड़ी बाहिफाजत रखें और उसको जल्दी से जल्दी शाये करें, ताकि हमारे नाजरीन और दोस्त अहबाब आपकी उन बातों को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसको फॉलो करें। और ये जो बातें आपके दिल में हैं माशाल्लाह, वो शो करती हैं कि आपका पाकिस्तान के साथ कितना इंटरेस्ट है। तो हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। तो खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात से हमें महसूस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में एक शेर से गुफ्तगू का को ख़त्म करता हूँ। ख्वाहिश करने से गिरते नहीं फल झोली में, वक्त की टहनी को तादेर हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। और ये ख़ास तौर पे SSB 92 टीवी का ये बहुत 92 टीवी का भी बहुत कि उन्होंने आपके से टाइम लेके एक अच्छा इंटरव्यू किया और जो हम एक कंट्रीब्यूशन समझते हैं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।